भारत की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम ने जहां एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, वहीं पसमंदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर विपक्ष के वोट बैंक पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर दिए और पसमंदा मुसलमानों का भ्रम दूर करने की बात कही। पीएम ने आज ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी उठाया और मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाने की बात की। सबसे पहले सुनिए कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। मनोज शर्मा और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ, एक बात बताइए, यही समय है, सही समय है यूसीसी के लिए, या 2024 के चुनाव के बाद आने का वादा है? देखिए, चुनाव आ रहा है तो इसका माहौल जरूर गर्मा रहा है। एक चीज़ तो साफ हो गया, क्योंकि जब लॉ कमीशन जो 2016 में शुरू करके 2000 मंगवाया था, इसके ऊपर अपनी राय मंगवाई थी लोगों से, स्टेक होल्डर से, 2018 में फाइल बंद कर दी थी। लेकिन एक बार फिर से अगर लॉ कमीशन ने इस पर स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है, लोगों से राय मांगी है, तो ज़रूर इसके मामले में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने कहा है, आनंद, सीधा सा संदेश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अगर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट रहेंगे तो सामाजिक समरसता जरूर बिगड़ेगी, सामाजिक ढांचा जरूर बिगड़ेगा। दूसरी बात, सामाजिक ढांचा तो बिगड़ेगा ही, न्यायिक प्रणाली पर कितना असर पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम पर असर पड़ता है, क्योंकि लोग मैरिज एक्ट हो, चाहे तलाक हो, लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के पास चले जाते हैं। तो ये मुश्किल किसकी होती है? तो पिछड़ा वर्ग जो है मुस्लिम्स का, जिसे पसमानदा कहते हैं, महिलाएं हैं, वो सारी प्रताड़ित होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक एजेंडा जो रहा है संघ का कि कश्मीर पूरा होना, मंदिर पूरा होना, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब गोवा में ले लीजिए, पुर्तगाली सिस्टम है, आप जानते हो आनंद, पुर्तगाली सिस्टम में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां पर, और वहां कोई तलाक बोल के तलाक नहीं ले सकता, वहां पर कोई ऐसे तलाक हो ही नहीं सकता, वहां पे कोई भी सिस्टम लागू नहीं है, आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता, यही प्रधानमंत्री का कहना है। और समान अधिकार की अगर बात करें तो खासकर सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, 5 मुद्दे होते हैं: जन्म, मृत्यु, शादी, तलाक और उसके बाद इनहेरिटेंस। इन 5 मुद्दों पर क्या समान अधिकार संहिता नहीं होनी चाहिए ताकि सबको बराबर के अधिकार हों, वो भी कानून की निगाह में? संविधान भी इसकी बात करता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन एक और बात बहुत बड़ी की उन्होंने, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पसमंदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि मुसलमानों का वोट लेकर उनकी आवाज को दबाया गया, उनका शोषण किया गया। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो
तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, रिएक्शन क्या था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो वहां उपस्थित थे? क्या उनको एक्सपेक्टेशन थी कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये बात कहेंगे यूसीसी पर और पसमंदा मुसलमानों पर भी? उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अंदर भारत में किस तरह से कास्टिज्म है, ये वर्ग भेद है, ये निकाल के कह दिया। देखिए, पसमंदा मुसलमानों में पिछड़ा है, हम उनकी बात करते हैं। तो वाकई आनंद, क्योंकि जब ये बात कही प्रधानमंत्री ने, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर गिने जो सिलेक्टेड मतलब चुने हुए 3000 कार्यकर्ता थे, और पूरा जो हॉल है जो बनाया गया था भोपाल के लाल परेड मैदान पर आनंद, वहां पर मोदी 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 के नारे लगने लगे। जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता थे, बेसिकली जो मोदी मंत्र जो कहा जा रहा था कि जब हम कार्यकर्ताओं थे, ये बूथ वर्कर थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का नाम ही रखा गया था। और इसमें जो पूरे देश से आए हुए, हर प्रदेश से यहाँ पर चुने हुए कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर थे। और जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 के चुनाव के लिए मंत्र लेने आए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की प्रचंड विजय तय है और इसलिए सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, और ये बात तब कही जब उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। उन्होंने पसमंदा मुसलमानों की, पिछड़े हुए जो मुसलमान है, खासतौर पर मुसलमानों का वो तबका जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो बात कही। और इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक की बात कही कि प्रधानमंत्री ने एक साथ वो विषय छेड़े जिन विषयों को लेकर कि इतनी साफ गोही के साथ, अगर आप इसके पहले अगर आप सुनेंगे तो इतनी साफ गोही के साथ प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब ट्रिपल तलाक की बात होती है तो भारत में अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है तो क्यों ना हो, क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक की प्रथा पाकिस्तान में नहीं है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अभी इजिप्ट से आया, मिस्र से आया, तो वहां पर भी ये प्रथा नहीं है। तो जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से देखिए, तीन तलाक को तो फिर क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और कह दिया गया है कि आप इसको नहीं दे सकते। तो एक काम तो कर दिया, दो काम, एक वर्ग भेद की जो बात जो ज्यादातर हिंदू समुदाय को जोड़कर विपक्ष कहता है या फिर एक नैरेटिव बांधा जाता है, उन्होंने ये कह के दिखा दिया कि देखिए वर्ग भेद तो मुसलमान समुदाय में भी है और पसमंदा मुसलमान एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है जिनको वंचित रखा गया है। और तीसरी बात, क्या ये अब इम्प्लीमेंट होगा या चुनाव के बाद इम्प्लीमेंट होगा? ये चुनाव का मुद्दा है या चुनाव से पहले इस मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन 3 तलाक पर उन्होंने क्या कहा पीएम मोदी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये 3 एंगल्स, 3 एस्पेक्ट,
क्या ये पेग है विपक्ष को घेरने के लिए, और एक और क्या कहें कि वोटर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? अमिताभ, पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम बेटियां, और फिर उन्होंने आरजेडी पर जो भ्रष्टाचार का तंज कसा है, विपक्ष पर जो भ्रष्टाचार का तंज कसा है, ये तीन अलग पेग्स हैं। बिल्कुल सीधा संदेश है और चुनावी संदेश है। मध्य प्रदेश में 3 महीने के बाद चुनाव है आनंद। पहला संदेश कार्यकर्ताओं को, जितने बूथ लेवल के हैं, इन मुद्दों को लेकर आपको अपोलोजेटिक यानी बैकफुट पर नहीं रहना है। आप फ्रंट फुट पर खेलिए। हमारी बातें सुन रहे हैं, ये लाइन है पार्टी की, ये लाइन है हमारी, आप इस लाइन पर आगे बढ़िए, जनता के बीच जाइए। ये सीधा संदेश है कार्यकर्ताओं को कि पसमानदाओं के बीच भी जाएं। लास्ट ईयर आपको याद होगा, पिछले साल हैदराबाद की कार्यकारिणी में पीएम ने बंद कमरे में कहा था कि सारे नेता अपने अपने इलाकों में पसमानदा मुसलमानों के इलाके में यात्राएं निकालें, यानी एक मुहिम तब से शुरू हो गई थी। तब आपको याद होगा रामपुर का एक चुनाव जीते हैं, गुजरात में एक ऐसी सीट जीते थे जो आज़ादी के बाद अब तक जीते नहीं हो, मुस्लिम की सीट। तो ये हो सकता है उस दिशा में बढ़ते कदम का नतीजा हो कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको विकास की राह दिखाकर, उनको ये बताकर कि कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, अगर उनको समझ में आ रहा है तो ये मुख्य धारा के साथ जोड़ने को तैयार है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है। लॉ कमीशन और प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुझे लगता है कि सरकार भी हरकत में आएगी, लॉ मिनिस्ट्री भी हरकत में आएगी। मानसून सत्र इंतजार करते हैं। राजनीति में 24 घंटे बहुत अर्जुन राम मेघवाल जी को क्या यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कुछ भी हो आप यूसीसी के बारे में लेकर आएं, इस मुद्दे को लेकर आएं, इस प्रस्ताव को लेकर आएं और इसको पारित कराएं, लॉ कमीशन का काम खत्म करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं आपने भ्रष्टाचार जो हमने बात की उसकी भी बात करते हैं कि जमकर विपक्ष पर हमला किया और खासकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नाम लेकर उनके घोटालों का जिक्र किया पीएम ने। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। क्योंकि बिहार में विपक्ष की पहली मीटिंग हुई थी, लालू यादव वहां मौजूद थे। क्या जानबूझकर लालू यादव जी का ही नाम लिया, विपक्ष में फिर खलल डालने की कोशिश की कि जो उनके साथ जुड़ेगा भ्रष्टाचार के घेरे में उस परसेप्शन से जुड़ जाएगा? क्या ये एक और नीति खेली जा रही है, की जा रही है? क्या वजह है? क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी विषय पर सोच समझकर ही टिप्पणी करते हैं, ऐसे ही किसी विषय को, मुद्दे को उठाते नहीं हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं की। भ्रष्टाचार के आरोप अलग अलग विपक्षी पार्टियों पर भी है, लेकिन सिर्फ आरजेडी की ही बात क्यों की अमिताभ? सीधा है कि बिहार में काफ़ी कुछ इस बार दांव पर लगा है। 40 सीटें आती हैं आनंद बिहार से, और 40 सीटों में ज़्यादातर सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती थी। 3 या 4 सीटें ही आरजेडी के पास गई थी। तो ये बहुत बड़ा बैटलफील्ड बनने वाला है बिहार। और इसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी को जो जिसे कहते हैं बैक स्टैबिंग करना, वो अगर की है तो वो मुझे लगता है बीजेपी आला कमान के गले नहीं उतरी है। और पहले भी आपको याद होगा, चुनाव 2014 चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार छोड़कर गए थे बीजेपी को, तब भी आरजेडी का हाथ थामा था। तो आरजेडी जिसके खिलाफ नीतीश कुमार ने, जिससे अलग होकर समता पार्टी बनाई, जिसके खिलाफ लगातार समता पार्टी बनाकर लड़ते रहे, उस आरजेडी के साथ दामन थाम कर लड़ना लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के साथ, ये कहां तक बिहार की जनता बर्दाश्त कर पाएगी? ये बिहार की जनता को संदेश प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उनके भी सघन दौरे बिहार के चालू होंगे, वंदे मातरम। तो मुझे लगता है आनंद, ये बिहार में संदेश देना था वहां की जनता को कि नीतीश ने किसका हाथ दामन थामा है। और भारत की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2024 के चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, वहीं पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर विपक्ष के वोट बैंक पर सवाल भी खड़े कर दिए और पसमानदा मुसलमानों का भ्रम दूर करने की बात कही। पीएम ने आज ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी उठाया और मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाने की बात कही। सबसे पहले सुनिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या?